पल पल की बात है ये जिंदगी, कल से भी ज्यादा खतरनाक है ये जिंदगी। जिंदगी आमदनी और खर्चों से लड़ रही है और ये महंगाई जो है दिल से ताड़ की तरह बढ़ रही है। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो असत्य के आगे कभी झुकता नहीं, कभी हारता नहीं, कभी टूटता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे 100% रिसर्च वाले सत्य की विजय शो में। हमारा मकसद है आपको रिसर्च के माध्यम से खबर का हर पहलू दिखाना, जिससे आप अपने स्तर पर खबर का पूरा विश्लेषण कर सकें। आज देश भर में महंगाई को लेकर चर्चा हो रही है। संसद का जो सत्र शुरू हुआ, मॉनसून सत्र, उसमें भी, संसद के बाहर भी, संसद के भीतर भी लगातार हंगामा हो रहा है। लगता है कि देश भर में महंगाई को लेकर एक तरह की नाराजगी, गुस्सा बढ़ रहा है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और खास तौर से विपक्षी दलों का इसका बड़ा मौका मिल गया है इस राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। आटा, चावल और दूसरी खाद्य वस्तुओं को लेकर जो महंगाई बढ़ी है, उस पर पहली बार जब टैक्स लगा, टैक्स के दायरे में लाया गया है, जीएसटी में लाया गया है, तो उसको लेकर भी थोड़ा सा बात चल रही है। आजाद भारत में अनाज पर पहली बार टैक्स लगा है। इसका असर ये होगा कि खाद्य वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने से महंगाई बढ़ेगी और इसका खामियाजा जाहिर है गरीबों को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ेगा। आइए आपको बताते हैं कि सरकार ने किन चीजों पर जीएसटी लगाकर आम आदमी का निवाला महंगा कर दिया है। हम इस पर देखते हैं। पहले जो जीएसटी जिसमें शामिल किया गया है, इन 5% जीएसटी शामिल किया गया है। दूध पर, लस्सी पर, दही पर ये चीजें महंगी हो जाएंगी क्योंकि उस पर 5% जो है जीएसटी लगाया गया है। इसके अलावा दाल, आटा, अनाज, दही और लस्सी को पहली बार जीएसटी के दायरे में लाया गया है। अनाज को भी लाया गया है, आटा और दाल को भी जीएसटी के दायरे में लाया गया है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो सरकार ने जोड़ी है कि ये पैक सामान 25 किलो से ज्यादा के हुए तो इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। दो बातें हैं इसमें महत्वपूर्ण। एक ये है कि यदि चीजें खुली खरीद रहे हैं आप, पैकेट नहीं है, ब्रांडेड नहीं है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और यदि वो 25 किलो से ज्यादा है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाए जाने के बाद आप पर इसको लेकर कितना असर पड़ेगा, क्या होगा आपकी थाली का, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि इसका असर कैसे पड़ेगा। इसे देखते हैं पहले। ये देखिए कि आज यदि हम एक 4 लोगों के परिवार का 1 महीने का बजट बनाएं, 4 लोगों का एक परिवार आमतौर पर हम मानते हैं, और उसका 1 महीने का बजट बनाएं तो उसमें आटा 850 रुपए का 1 महीने में, चावल 700 रुपए का, दाल 400 रुपए की, सब्जी 2000 रुपए की, तेल जो खाद्य तेल है वो एडिबल ऑयल्स 600 रुपए के, मसाले 500 रुपए के, दूध दही 2000 रुपए लगेंगे, 500 रुपए के फल और अन्य चीजों पर 1200 रुपए खर्च होंगे और कुल मिलाकर 8750 रुपए। एक औसतन एक आइडिया हमारी टीम ने लगाया रिसर्च करके कि यदि आज की तारीख में 4 लोगों का परिवार है तो उसके महीने की किचन का जो खर्च है, रसोई का जो खर्च है, खाने का जो खर्च है, वो 8750 रुपए बैठेगा। अब यदि इसको एक थाली की कीमत के साथ जोड़ें, ये थाली बनी हुई है, हालांकि इस थाली में बिल्कुल ठीक है कि अब दाल और रोटी बचती है, महंगाई हो गई है, तो इसीलिए हमने प्रोग्राम का नाम रखा कि खाली थाली, खाली होती थाली। उसमें एक थाली में एक आदमी की थाली के लिए रोटी यदि उसमें है 4 तो 20 रुपए की, चावल 15 रुपए की, दाल 10 रुपए की, सब्जी 12 रुपए की, दही 7 रुपए का, कुल मिलाकर 64 रुपए की एक थाली औसतन पड़ रही है। 64 रुपीज की जो थाली है वो पड़ रही है। महंगाई से उसको थाली की जो कटोरियां हैं वो कम होती जा रही हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाता रहता है, लेकिन हकीकत क्या है जरा ये भी आप देख लीजिए कि देश में महंगाई डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में और मोदी सरकार में कैसी रही, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दोनों सरकारों का 10 साल मनमोहन सरकार रही है और 8 साल से मोदी सरकार है।
मनमोहन सरकार में 2009, 2010 और 2013 में महंगाई दर 10% से भी ज्यादा रही है। अब मोदी सरकार के 8 साल में देखें तो उसमें लगातार 5 साल तक महंगाई दर 5% के नीचे रही है। मनमोहन सरकार में 2004 और 5 में महंगाई दर 5% से नीचे रही है, जबकि 2017 से 19 तक महंगाई की दर 3% के आसपास रही है मोदी सरकार। ये 2020 से 22 तक का अब देखते हैं। इसमें 2010 और 13 में महंगाई दर सबसे ज्यादा थी। उस समय मनमोहन सिंह सरकार में 11% और 2000 से 20 से 2022 यानी अभी महंगाई दर 6 से 7% तक रही है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। सरकार की कोशिश है कि वो कई विधेयकों पर मोहर लगवाए, उनको पास करवाए, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष एक बार फिर संसद के अंदर और संसद के बाहर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में दिख रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए संसद के अंदर की और संसद के तो ये तस्वीरें आप देखिए संसद के बाहर की तस्वीरें हैं। माफ कीजिए, हमारे यहाँ थोड़ा सा ग्राफिक्स में ठीक से लिखा हुआ नहीं है। जो बाहर की तस्वीरें हैं उसमें प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। संसद के अंदर लोकसभा अध्यक्ष जो है वो नसीहत दे रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर हंगामा हो रहा है, लेकिन आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब ने विपक्ष के सांसदों को महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करने की सलाह दी, लेकिन विपक्ष हंगामे पर अड़ा रहा। वहीं विपक्ष की रणनीति इस मुद्दे पर क्या है, जरा ये भी हम लोग जान लेते हैं। सदन के अंदर तख्तियां लेकर आना उचित नहीं है, ये परंपरा ठीक नहीं है। आप सदन के अंदर कुछ मर्यादाओं का पालन करो, अच्छी परंपराओं का पालन करो। महत्वपूर्ण प्रश्न आपने लगाया किसानों पर, समर्थन मूल्य पर, बाहर जाकर किसान की बात करते हो, अंदर सदन में किसानों की बात नहीं करते हो, बाहर जाके महंगाई की बात करते हो, सदन के अंदर महंगाई की बात नहीं करते। आपको पिछले सत्र में मैंने महंगाई की चर्चा के अलाउ किया था, आपने चर्चा नहीं की उस पर। ये उचित नहीं है, गलत तरीका ये। नो, आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। मैं हर विषय पर, हर मुद्दे पर आपको चर्चा करने का पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं। जो प्राइस राइज के ऊपर एजिटेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन के ऊपर हो रहा है, और जो अन्याय छोटे मोटे चीजों पे है, जो दूध है, दही है, पनीर है, ये ऐसे चीजों पे रोजमर्रा चीजें हैं, एसेंशियल कमोडिटीज है, इस पे जो टैक्स, जीएसटी टैक्स उन्होंने लगाया है, उसके बारे में हम अंदर जाकर अपनी बात भी रखेंगे और लड़ेंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। अर्थशास्त्री प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब मेरे साथ स्टूडियो में हैं, और बीजेपी के सांसद सतीश दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम अपने मेहमानों के पास जाएं, उनसे बात करें। उससे पहले बात आज के पोल के सवाल की। हमारे आज के पोल का सवाल है कि क्या महंगाई की वजह से आपकी थाली खाली हो रही है? आप हमें अपनी राय ट्विटर पर हाँ या ना करके दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia24/7। हम आपको शो के आखिर में नतीजा भी बताएंगे और आप ट्वीट करके भी अपनी राय दे सकते हैं, जिसे हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा साहब जुड़े हुए हैं, सतीश दुबे साहब भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, पहले आपसे बात शुरू करते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है वो नाराज दिखाई दे रही है। महंगाई को लेकर सारी बातों पर प्रदर्शन हो रहा है संसद के अंदर, संसद के बाहर। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आप संसद के अंदर चर्चा कीजिए। क्या परेशानी है संसद के अंदर चर्चा करने में? नहीं, रूल 267 के तहत तो ऑलरेडी विपक्ष लगातार प्रयास कर रहा है कि इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए पहले, और उसके बाद जो है बाकी मुद्दे आने चाहिए, लेकिन सरकार नहीं चाह रही है। ये तो 2 दिन से सब देख रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में किस तरह से प्रयास किया। कहा आज चर्चा की कि भाई आप अंदर बैठ के चर्चा कीजिए इस पर। अंदर ही बैठ करके रूल 267 के तहत हम लोग चाह रहे हैं, जिस पर कि आवश्यक जो जरूरतें हैं, आवश्यक जो जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चर्चा हो और उन मुद्दों का कोई उचित समाधान हो। पूछना हम लोग चाहते हैं, विपक्ष लगातार जानना चाहता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार लगातार उन मुद्दों पर भी, उन वस्तुओं पर भी रेट इतना बढ़ाने का, टैक्स लगाने का प्रयास कर रही है जो जनता के
रोज के रोजमर्रा के चीजों से जुड़ा हुआ मामला है, खाने के चीजों से जुड़ा हुआ मामला है, घर के सामान से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे चीजें जब जब मोदी जी की बात आएगी, मोदी जी महंगाई, अब की बार मोदी सरकार महंगाई की मार जो करते थे लोग, आज वो लोग इतना लोगों का कमर तोड़ने में लगे हुए हैं। इस कमर तोड़ महंगाई से विजय जी, आप भी, हम भी, देश के आम सामान्य लोग भी परेशान हैं। क्या ये सरकार को नहीं सोचती है? सरकार जनता के लिए होती है कि सरकार जनता पर सिर्फ रूल करने के लिए होती है? क्या सिर्फ टैक्स लगाना सरकार का बिजनेस हो गया है, या जनता के हित में कम से कम कुछ राहत देना भी सरकार का दायित्व बनता है? ये दायित्व का सवाल है, उत्तरदायित्व का सवाल है, जनता के हित का सवाल है। जी, दुबे साहब, सतीश चंद्र दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। सर, आप तो लोगों से मिलते रहते होंगे, कुछ लोग आपको भी कहते होंगे कि थाली थोड़ी सी महंगी होती जा रही है। आप अजय उपाध्याय जी की बात से सहमत हैं, जो वो बात कर रहे हैं? देखिए, अजय उपाध्याय जी जो बात उन्होंने रखा है, जी, मैं तो सबसे पहले कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग जी आखिर सदन में बहस करने से क्यों भागते हैं? जी, सदन में आज लोकसभा के जो सभापति हैं, उन्होंने कहा कि आप सदन में कुछ और चर्चा करते हैं, बाहर जाके कुछ और चर्चा करते हैं। हमने यहीं से सवाल शुरू किया। दुबे साहब, सत्र में भी टाइम दिया गया था कि महंगाई पर अब चर्चा करें जी, लेकिन चर्चा से इन्होंने भागा। आज भी राज्यसभा में भी यही मुद्दा आ रहा था कि सदन का कुछ रूल होता है जिसके तहत चलाया जाता है जी, जो बिजनेस होता है उसको देखते हुए, और तब विषय दिया जाता है डिबेट के लिए। तो डिबेट से ये लोग भाग रहा है, क्योंकि इनके समय में महंगाई आसमान छुई हुई थी। आप देखिए, आप ही का टीवी दिखा रहा है कि 2010 से लेकर 2013 तक 11% महंगाई का लेवल था। तो उस समय कहीं नहीं थे, कहीं इनकी सोच नहीं थी। लेकिन आज तब आप विरोध कर रहे थे, व्यवसायी हैं दुबे साहब, तब आप विरोध कर रहे थे। शहर, छोटे छोटे बड़ बाजार में तब आप विरोध कर रहे थे। मेरा तो सुन लीजिए कि छोटे छोटे व्यवसायियों को बढ़ावा देने के लिए अगर गवर्नमेंट उसको लाई है, तो इनके पेट में कहीं ना कहीं से दर्द हो रहा है। आप ही बताएं कि मॉल में जाके पैकेट में सामान खरीद के कोई अगर लेके जाता है, तो अगर उस पर जीएसटी 5% लगता है तो क्या परेशानी बढ़ जाती है। वही गांव के छोटे छोटे व्यवसायी जो किसान से खरीद के उसको बिजनेस के पर्पज से काम कर रहे हैं, अगर उसको बढ़ावा देने के लिए उसको फ्री किया गया है, उसके यहाँ कोई टैक्स नहीं लग रहा है, कोई जीएसटी नहीं लग रहा है, तो छोटे छोटे व्यापारी को हमारी सरकार बढ़ाना चाहती है, तो इन लोगों को परेशानी बढ़ रही है। डिबेट से भाग रहे हैं, सदन के अंदर डिबेट से भाग रहे हैं और रोड पे जाके हल्ला कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, जिसके चलते हर मुद्दा पे कोई ऐसा बता दीजिए सत्र हो जिसमें मुद्दा बना के विषय पर बहस करने से भागते हैं और मुद्दा बना के रोड पे बोलते हो। दुबे साहब, मैं केवल आपसे बात समझना चाहता हूं। अजय उपाध्याय जी की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस की विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, क्या आपको नहीं लग रहा कि महंगाई हो रही है? आप तो लोगों से रोज मिलते हैं, मुझे पता है आपकी सैकड़ों लोगों से मुलाकात होती है, क्या कोई आपको शिकायत नहीं करा? दुबे जी, बिल्कुल राम राज्य चल रहा है, ऐसा कह रहे हैं? और फिर ये जो महंगाई का जो जीएसटी आपने लगाया, सर एक चीज, एक सवाल जोड़ देता हूं मैं आपको। जीएसटी की जो बात आपने की, पैकेज फूड का मतलब होता है कि एक बेहतर तरीके से सैनिटाइज फूड, खुले फूड को आजकल हम लोग नहीं मानते। और आपने जो गरीबों का जिक्र किया कि गांव देहात में गरीब का लिए खुला रखा है, तो वो ठीक है, आपका तर्क मैं मान लेता हूं। तो ये 25 किलो पर तो आपने जीएसटी फ्री कर दिया, और 25 किलो से कम जो गरीब आदमी खरीद रहा है उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया। पार्टी में आप कुछ बोले, मन की बात तो बताइए थोड़ा सा इधर। 25 किलो से नीचे की बात जहां तक आपने किया है, तो पैकेट का सामान तो मॉल में ही मिलता है, बड़े बड़े व्यवसायी सेंटर पर ही मिलता है जी। तो वहां अगर टैक्स लगता है, सर अब तो छोटी दुकानों पर भी सब मिलता है, परेशानी क्या? दूसरा नंबर जी, शहरों में छोटे छोटे दुकान में बहुत कम जगह पे मिलता है, ठीक है। जो सफिशिएंट दुकानदार हैं, जो संपन्न दुकानदार हैं, उसी के यहाँ मिलता है जी। तो आप इससे सहमत है कि 25 किलो पर जीएसटी फ्री कर दिया जाए? जब बड़े लोगों के घर पर जाए अनाज और दूध दही, तो वो जीएसटी से फ्री हो, और गरीब आदमी के पास, जो मिडिल क्लास है, उसके पास जीएसटी लगाया। ऐसा नहीं है जी,
ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है कि 25 किलो से राशन जो ज्यादा खरीदता है वो बड़े लोग हैं जी। ऐसा नहीं है, बहुत छोटे फैमिली के लोग भी हैं जो 25 किलो से, उसके घर जनसंख्या ज्यादा है तो 25 किलो से अनाज ज्यादा भी खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि 25 किलो खरीदने वाला केवल गरीब होता है। ठीक है, प्रोफेसर सतीश मेहरोत्रा साहब, आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस बात को, संतोष मेहरोत्रा साहब सॉरी, कि पूरी गणित क्या है, ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स मुझे समझाइए। ये रोज मैं ये पढ़ता रहा हूँ कि 2010 में 11% रही, आज 6% रही, 5%। साहब मेरे को तो रोटी महंगी मिल रही है, थाली महंगी मिल रही है, ये समझाइए कि क्या है चक्कर। सतीश जी के और अजय जी के चक्कर में हम लोग रोज महंगाई खा रहे हैं जी। इतना पेचीदा मामला है भी नहीं विजय भाई। पहली बात तो आप सब हमारे पैनलिस्ट को नमस्कार, आपको खासतौर से विजय जी। देखिए बात यह है कि अगर हम पहले और अब की जो मुद्रास्फीति दर है, इन्फ्लेशन रेट की बात करें जी, तो आखिर में जाकर के इन्फ्लेशन अलग से उसको नहीं देखना चाहिए। मैं अर्थशास्त्री होकर के ये बात कह रहा हूं जी, उसको देखना चाहिए कि आपकी रोजगार दर क्या है जी, यानी रियल वेजेस क्या है, यानी कि जो आपको रुपया मिलता है महीने में या दिन में, उसके मुकाबले इन्फ्लेशन रेट में क्या ट्रेंड है जी। तो आप तब ये पाते हैं कि पिछले 8 सालों में, और ये आंकड़े बता रहे हैं, सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं जी, कि इन्फ्लेशन रेट पिछले 7-8 साल में कम जरूर रही है। हालांकि पिछले 1.5-2 साल से आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि बहुत ज़बरदस्त तौर से बढ़ी हुई है, अभी बहुत ज़बरदस्त तौर से बढ़ी हुई है जी, मगर मैं अभी कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ। जी, तो वो जो तुलना होती है कि इन्फ्लेशन रेट कम है और पहले ज़्यादा थी यूपीए के सरकार में, उसमें ये लोग अधिकतर भूल जाते हैं जी, कि उस समय रियल वेजेस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी क्योंकि नौकरियां बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। हर साल गैर कृषि क्षेत्र में 75 लाख नई नौकरियां तैयार हो रही थी, जिसकी वजह से रियल वेजेस बढ़ रही थी। लोग खेती छोड़ करके शहर आ रहे थे, उनके लिए नौकरियां, जिसकी वजह से हम सरकारी आंकड़े ये हमको बता रहे थे कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है 2004 और 12 के बीच में जबरदस्त तौर से। तो मतलब सिर्फ इन्फ्लेशन रेट को आप नहीं देख सकते जी, आपको देखना है कि आपको रोजगार दर क्या है जी। और अगर रोजगार दर ज्यादा तेजी से बढ़ रही है इन्फ्लेशन की दर से ज्यादा, तो चल सकता है, तो आपकी थाली खाली नहीं होगी जी। और तीसरी बात जो इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर रोजगार पैदा नहीं हो रहा है पिछले 6-7 सालों में जो आंकड़े बता रहे हैं जी, और जो पैदा हो रहा था पहले, इसी वजह से रोजगार दर पहले ज्यादा थी और अब नहीं बढ़ रही है जी, तो मार आज आम आदमी पर ज्यादा इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ी हुई है, बेरोजगारी दर कम है जी, और बेरोजगारी की दर बढ़ी हुई है और रोजगार कम है। जी आप कुछ पूछ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, जो हमारे वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी, उन्होंने कहा कि जो जीएसटी अभी लगाया गया है उससे पहले दूसरे तरह के टैक्स इन सब चीजों पर लग रहे थे, तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि पहली बार ये हो गया है। और जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि अनाज को लेकर ही जितना हंगामा हो रहा है कि अनाज पर 7,000 करोड़ रुपए पंजाब सरकार ने वसूले टैक्स के तौर पे, वहां पर करीब। देखिए वो जो वित्त मंत्री कह रही थी जी, वो राज्य सरकारें वीएटी वैल्यू एडेड टैक्स 2017 से पहले लागू करती थी जी, और वो जीएसटी जब आया तो इन सामानों पे हट गया था जी। वो वित्त मंत्री जी की बात सही है, दुरुस्त है, मगर अगर वो चल रहा था और ऐसी स्थिति आ गई है कोविड के बाद खासतौर से और कोविड से पहले भी कि बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों की आमदनी कम हो रही है जी, तो ऐसी स्थिति में आप आम आदमी की खपत वाली चीजों पे दाम क्यों बढ़ा रहे हैं, जीएसटी वापस क्यों ला रहे हैं जो 5 साल से नहीं था जी,
सवाल यहां पर ये उठ रहा है ठीक है। क्योंकि अगर आमदनियां बढ़ रही होती तो आपने लगा दिया होता 5%। और एक छोटी सी बात और कह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि ये जो पैक्ट और नॉन पैक्ट की, मतलब नॉन पैक, अगर पैक्ट नहीं है तो उस पर जीएसटी नहीं है, और पैक्ट है तो उस पर जीएसटी। और जी, तो भाई क्या शहरी इलाकों में खास तौर से निम्न मध्यम वर्ग के लोग, गरीब को छोड़ दीजिए, मगर निम्न मध्यम वर्ग के लोग क्या ये चीजें पैक नहीं खरीदते? वो क्या 2 किलो का दूध का पैकेट खरीदते हैं? वो आधा किलो का दूध का पैकेट खरीदते हैं। उस पर आप जीएसटी लगा रहे हो तो जाहिर है दाम बढ़ रहा है। वैसे ही उनकी आमदनी कम हो रही है, उनका रोजगार कम हो गया है। ठीक है, मुद्दा ये है। ठीक है, डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास आऊँ, लेकिन दुबे साहब, आप मेहरोत्रा साहब ने जो बातें समझाई हैं, क्या आप उस पर जवाब देना चाहते हैं? देखिए, वो तो आज पूरा विश्व आर्थिक संकट के दौर से गुजरा हुआ है, क्योंकि आपने कोविड जैसा महामारी को आपने देखा है। तो पूरे विश्व का जब अर्थव्यवस्था गड़बड़ है तो भारत का भी जायज़ सी बात है, थोड़ा अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कहीं से गरीब हित में काम नहीं कर रहे हैं। गरीब हित में ही हमने काम किया है, छोटे व्यापारी को ही बढ़ाने का प्रयास किया है, रोजगार बढ़ाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, और रात दिन सरकारें काम कर रही है। ठीक है, डॉक्टर उपाध्याय, बात जीएसटी की हो रही है, जैसे प्रोफेसर मेहरोत्रा ने कहा कि भी जीएसटी, लेकिन मैं जीएसटी काउंसिल को देख रहा था। जीएसटी का जो फॉर्मेशन है, वैसे तो ये कांग्रेस का आइडिया था जीएसटी बनाने का, फिर बाद में वो पीछे हटे और मोदी सरकार उसको लेकर आई, लेकिन जीएसटी जो है वो जीएसटी काउंसिल बनी हुई है। उसमें मैं देख रहा हूँ कि आपके पास 8 स्टेट्स हैं जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स, उसमें राज्य सरकारें 8 राज्य सरकारें जो नॉन बीजेपी सरकारें हैं, और उसको मैं नॉन एनडीए सरकार नहीं कर रहा, मतलब नॉन एनडीए सरकारें हैं वो, नॉन बीजेपी नॉन एनडीए सरकारें। और जो जीओएम बना हुआ है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना हुआ है, उसमें 7 में से 3 सरकारें नॉन बीजेपी हैं, केरल, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। तो जब आपके पास मौका था, जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही थी या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हो रही थी, तो आपने वहां पर क्यों नहीं रोक दिया? अब यहाँ आके सतीश चंद्र दुबे साहब को टेलीविजन पर और सड़कों पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, उस समय मना कर देते वित्त मंत्री जी को कि ये नहीं चलेगा। विजय जी, आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में सब चीज़ें क्लियर है, और देश की जनता को भी जानने का अधिकार है कि वहाँ डिसीजन कैसे होते हैं। डिसीजन जो ये हुए हैं, इसमें ऑलरेडी जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला ताई, उन्होंने स्वयं ये बात अपने ट्वीट के माध्यम से बताई है कि अनोनिमस डिसीजन नहीं हुए, कंसेंसस बनाने का प्रयास हुआ। अनोनिमस में और कंसेंसस शब्द में मुझे नहीं लगता कि अर्थ मुझे कुछ बताने की जरूरत है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई आपत्ति बाकी लोगों ने रखी थी। आपका डिसेंट नोट है, वो ऑलरेडी जब वित्त मंत्री स्वयं से कह रहे हैं कि अनोनिमस नहीं हुआ, ये कंसेंसस बनाने हुआ है डिसीजन, इट मीन्स जीएसटी काउंसिल में कहीं ना कहीं इसकी समस्या आई, और उसको चूंकि इंटरनल डिसीजन है, उसको हम बाहर ला करके सरकार को लाना चाहिए यदि लाएगी तो। पहली बात। दूसरी बात, सर 28 जून को बैठक हुई है, 28 जून को बैठक हुई है, और आज 19 जुलाई है, करीब 1 महीना हो गया, 3 हफ्ते हो गए। एकदम कोई आपका चीफ मिनिस्टर नहीं बोला इस पर? नहीं, चीफ मिनिस्टर इसने नहीं बोला कि जीएसटी काउंसिल का जो मैटर था, वो जीएसटी काउंसिल में जो डिसीजन हुए हैं वो अनोनिमस नहीं हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये सरकार के लिए जीएसटी काउंसिल एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, ये कंपल्सरी बॉडी नहीं है। सरकार चाहे कोई भी डिसीजन तो उसको होल्ड कर सकती है, केंद्र सरकार को राइट है। क्या इन मुद्दों पर केंद्र सरकार की कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं है? पहली बात ये, मैं यदि इस तरह की क्वेश्चन आएंगे राज्य सरकारों पर तो केंद्र सरकार का यहाँ कोई जिम्मेवारी नहीं बनता, ये हम मान लेते हैं इस तरह के प्रश्न। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी का सवाल उनसे पूछेंगे। मैं आपसे कहा कि राज्य सरकार की भूमिका जो रही, उस भूमिका को भी बताना चाह रहा हूँ कि राज्य सरकारों का अपना जो निर्णय है वो अपना स्वतः निर्णय और स्वायत्त निर्णय नहीं है। जीएसटी काउंसिल में अनोनिमस डिसीजन होता तब मैं मानता सर्वानुमति इसमें अपनाई गई होती, जो नहीं अपनाई गई है। ये केंद्र सरकार को डिक्लेयर करना है कि किसने इसमें सहमति नहीं दी, और अंततः किसी तरह से इसको कंसेंसस बनाने के प्रयास हुए थे। दूसरी बात है, अभी हमारे साथी प्रवक्ता, प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, बहुत ही ग्राउंड से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, दुबे जी, राज्यसभा लोकसभा दोनों का अनुभव है, उन्हें पता है कि किस तरह से जनता जो है लगातार करा रही है महंगाई से। महंगाई के मार से सभी लोग परेशान हैं। प्रोफेसर साहब ने कहा, जो इकोनॉमिस्ट हैं, आमदनी घटी है लोगों की, 84% लोगों की आमदनी घट गई, और सरकार जो है एक तरफ इतना टैक्स वसूली का काम कर रही है,
खाने का तेल 200 पार हो गया, चलने का तेल 100 पार हो गया, पकाने का तेल 1000 पार हो गया। बताइए आम जनमानस क्या करेगा? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, बेरोजगारी दर की बात अभी हो रही है, निश्चित तौर पे महंगाई से जुड़ा हुआ बेरोजगारी का भी प्रश्न है। 7.8% एक तरफ तो बेरोजगारी दर हो गई, दूसरी तरफ 7.01% इस महीने का खुदरा व्यापारी। और थोक बात किया जाए महंगाई का, तो थोक महंगाई दर तो आपने देखा किस तरह 30 साल से ज्यादा सर्वाधिक है जी, 15.88 के आसपास मई जून में रहा है। ठीक है। इट मींस ये सरकार जो है सिर्फ आंकड़ों का खेल जो कर ले। दूसरी बात, अंतिम बात मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, दिल पर हाथ रखिए, जनता का नमक खाकर ये सरकार आई थी, ये नमक पर भी टैक्स लगाने का काम की है और उन लोगों पर भी टैक्स लगाने का काम की है जो सामान्य जनमानस के लोग हैं। क्या 130-140 रुपए प्रति किलो कभी चाय मिलती थी, अब सुबह चाय सुकून से आप नहीं पी सकते। वो 450 से 500 रुपए 2014 और 2022 का डिफरेंस है। चलिए, ये स्पष्ट दिखता है, ठीक लोगों के सामान्य चीजों में दिख रहा है। अब इसके बाद भी कोई तथ्य और कोई डाटा की जरूरत है इस देश में। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। जीएसटी की मार कर रहे हैं। चलिए इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक पर जाए उससे पहले एक बार फिर बात हमारे आज के पोल के सवाल की कि क्या महंगाई की वजह से आपकी थाली खाली हो रही है? क्या महंगाई की वजह से आपकी थाली खाली हो रही है? आप हमें अपनी राय न्यूज इंडिया 24/7 के ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं, अपना ट्वीट भी करके हमारे को राय दे सकते हैं। देश में आम आदमी पर महंगाई की मार लगातार पड़ रही है। किचन से लेकर घर तक का पूरा बजट बिगड़ गया। इसी मुद्दे पर हमने लोगों की राय जानने की कोशिश की, आखिर उनका क्या कहना है। देखिए जन का मन। महंगी तो भाई सब चीजें, देखो हम क्या कर सकते हैं, जीएसटी लग गई तो लग गई, क्या कर सकते हैं। लेना तो है ही सामान, खाना तो है ही, तो असर पड़ेगा जेब पे, तो जेब पे ही तो सारा असर पड़ रहा है और किस पे पड़ रहा है सारा। अच्छा देखेंगे, महंगाई इतनी ज़्यादा है, घर का बजट डाउन हो चुका है बिल्कुल, कैसे चलाएंगे? और काम इतने है नहीं, हमारी अपनी दुकानें सील हो चुकी हैं, हमें पता है हम अपना घर कैसे चला रहे हैं। उस पर जीएसटी लग रही है 5% और हर चीज़ पे लग रही है, ये तो गलत है। तो बस यही बोलना चाहूँगी, हम तो लोग मिडिल क्लास वाले हैं, हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब जो लोग यहाँ अपार्टमेंट वाले सामान लेने आते हैं, वो लोग ये बोल रहे हैं कि जीएसटी इतना लग गया है, हमारा खाना पीना सारा बंद हो गया, हमारी फैक्ट्रियाँ वगैरह बंद हो गई है। उनको तक मतलब अपनी सिचुएशन कैसे चलाए, उनको तक मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे चलाएं। हम मिडिल क्लास वाले तो फिर इसमें सोचना ही पड़ेगा ना कि पहले से इतनी महंगाई है और फिर ऊपर से जीएसटी लग रहा है। तो मैं तो बस यही बोलूँगी कि जीएसटी मतलब ठीक था, इतना महंगाई तो थी, उसके बाद भी फिर इतना जीएसटी लगाने का क्या था। कुछ ट्वीट्स भी हमारे पास हैं, उनको भी देख लेते हैं। सरकार ने खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी लगाकर आम आदमी की कमर ही तोड़ दी है। ये राहुल मित्तल साहब ने ट्वीट किया है कि सरकार ने खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी लगाकर आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जोया ने लिखा है कि देश में अगर बढ़ती महंगाई पर काबू नहीं किया गया तो भारत का भविष्य कुपोषित हो जाएगा, कुपोषित होगा। जोया अक्रम का लिखा हुआ है। देश में महंगाई बढ़ने की कई वजह हैं, लेकिन कुछ वजह ऐसी भी हैं जिन्हें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या जरूरी है उसमें, कि क्यों बढ़ रही है महंगाई। ग्लोबल लेवल पर सप्लाई चेन बाधित होने की वजह से सबसे ज़्यादा असर उत्पादन पर पड़ा है और उससे महंगाई बढ़ी है। तेल और गैस की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से भी महंगाई पर असर हुआ है। रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से तेल और गैस के दामों में असंतुलन बना है। कोरोना महामारी के दौरान राशन की दुकानों में सामान की कमी रही है। उत्पादन से लेकर सप्लाई और ट्रांसपोर्ट से दुकान तक हर स्तर पर कामगारों की भारी कमी हो गई है। बाजार खुलने के बाद तेजी से डिमांड बढ़ी है, मांग बढ़ी है, इससे उत्पादन कम हुआ है और महंगाई बढ़ गई है। दुनिया के कई हिस्सों में फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे भी महंगाई काफ़ी बढ़ी है। कोरोना महामारी के दौरान करोड़ों लोगों को 2 साल तक मुफ्त राशन दिया गया। ये भी एक बड़ा कारण है। फ्री योजनाओं की वजह से सरकार का खजाना तेजी से खाली हो रहा है। सरकार ने अपने घाटे को कम करने के लिए टैक्स दरों में बदलाव किया है। टैक्स दरों में बदलाव होने से बाजार में अचानक महंगाई बढ़ गई।
दुबे साहब, फिर आपके पास ही आना पड़ रहा है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, आप भी बहुत सारे कारण दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको तकलीफ को समझता हूं, क्योंकि आप जो है ना जनता से जुड़े हुए लोगों में से हैं। ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं, ऐसे एमपी हैं जिनके पास जनता का सीधा एक कनेक्ट रहता है। और मैं आपकी तकलीफ को समझता हूं कि जनता की तकलीफ को जब आप समझते हैं तो आपको कितनी तकलीफ होती है। आवाज आपकी नहीं आ रही है। दुबे साहब, मैं ये समझना चाहता हूं कि आप जैसे सांसद जो है, जो जनता से रोजाना जुड़े रहते हैं, रोजाना बात करते हैं, तो उनकी तकलीफ भी आपको समझ में आती होगी। मुझे पता है कि हजारों लोग आपको बोलते हैं कि कितनी महंगाई हो गई है, तो इस तकलीफ का क्या उपाय आप कर रहे हैं? कारण हमने बता दिया कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन तकलीफ तो है ना सर, और उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ती है। हमारा जो जीएसटी का बढ़ोतरी हुआ है, जी सर, वित्त मंत्रालय के नीतिगत फैसला है जी। और जीएसटी के काउंसलिंग में सारे मुख्यमंत्री लोग सम्मानित होते हैं जी। और उस समय जब आप ही बताए कि जून महीना में इसकी बैठक हुई थी जी, और जून महीना से लेके अभी तक कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? आज जब सदन चल रहा है तब इनकी महंगाई की चिंता बढ़ी है, क्योंकि पब्लिक की पैसा से ही सदन चलता है जी। और एक ऐसा मंदिर है लोकतंत्र का जहां की पूरे देश का विषय आप रख सकते हैं, वाद विवाद में भाग ले सकते हैं। आप मेरा दोष दिखाइएगा, हम आपके दोष को दिखाएंगे और तब सरकार उस पर डिसीजन लेती है। तो आखिर आप वाद विवाद से क्यों भाग रहे हैं जी? कहीं ना कहीं आपकी भी मौन सहमति रही है। देश का अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं कोरोना काल में आप भी बताए कि पड़ी है, पूरे विश्व में पड़ी है, केवल आपके यहाँ नहीं पड़ी है। और उसके बावजूद जितने गरीबों की चिंता नहीं है इस जीएसटी का, उतना चिंता कांग्रेसी नेता लोगों को है, उतनी चिंता ये लोग कहीं ना कहीं बैठ के करवा रहे हैं, माहौल को बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आम जनता पहला सरकार 2014 में आई तो आप देखें कि कितनी मत से आई, और 2019 में जब चुनाव होता है तो उस समय भी महंगाई की चर्चा कर रहे थे, फिर भी हमारी सीटें बढ़ी। आज भी जिन जिन प्रदेशों में चुनाव हो रही है वहां भी हमारी सीट बढ़ रही है। तो जनता जितनी चिंतित नहीं है, उससे ज्यादा हमारे कांग्रेसी लीडर भाई लोग चिंतित हैं जी। कहीं ना कहीं सर, इसमें दो बातें हैं। आपने जीएसटी की बात कही, बंद होने के कगार पे, आपका ये तर्क बहुत मजबूत है। आपका ये तर्क बहुत मजबूत है कि जनता आपको वोट दे रही है तो इसका मतलब जनता खुश है। अब ये तो आप ज्यादा जानते होंगे कि जनता कितना खुश है, लेकिन दो बातें हैं जीएसटी को लेकर। आपने कही कि जीएसटी काउंसिल पर, जिस पर हमने भी चर्चा की, कि जो डॉक्टर साहब से भी हमने सवाल किया कि भाई आपकी सरकार के मुख्यमंत्री वहां पर थे, उन्होंने क्या बोला, लेकिन उनका सीक्रेसी की वजह से ये बात नहीं हुई। और वित्त मंत्री जी ने ये बात साफ की है कि वो सर्वसम्मति से नहीं है, आम सहमति से। इसका मतलब कोई ना कोई डिसेंट नोट होगा, लेकिन सीक्रेसी की बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। इसमें दो बातें हैं। एक बात यह है कि ये प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से, यानी वित्त मंत्री की तरफ से रखा गया, पहली बात जीएसटी बढ़ाने का, ठीक है, ये फैक्ट की बात कर रहा हूं मैं। और दूसरी बात, यदि कांग्रेसी जो है चिंता ही नहीं करते, डॉक्टर अजय उपाध्याय की पार्टी चिंता नहीं करती आम आदमी की, मत करने दीजिए, वो भुगतेंगे। आपकी सरकार के पास ये ताकत थी कि आप इस फैसले को, रिकमेंडेशन को नहीं मानते। मैं कह रहा हूं डॉक्टर अजय उपाध्याय ने ये रिकमेंडेशन दी है जीएसटी बढ़ाने की। आप तो प्रभु जनता के साथ हैं, आप तो नहीं मानते, आपके पास ये अधिकार था। हमने तो बताया ना आपसे, हमने तो कहा भी कि जितनी जनता को चिंता नहीं है उतने इन लोगों को चिंता है। जनता से जाके, आम जनता के बीच में जाके पूछिए, तब पता चलेगा। केवल हम दिल्ली महानगर में बैठ के और 10 जगह पे चौक चौराहा पे खड़े होकर अगर पूछ लेते हैं तो उससे पूरी देश की जनता की चिंता नहीं हो जाती है। जाके गांव देहात में पूछिए कि कैसा परिस्थिति है, किस ढंग से सरकार चल रही है, क्या हम उससे संतुष्ट हैं या नहीं है, वो तो वहाँ की जनता बताएगी। हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, हम चंपारण से आते हैं। चंपारण गांधी जी की धरती रही है, कर्म भूमि रही है, वहाँ से हम आते हैं। और वहाँ जो वर्षों तक कांग्रेसी हुकूमत रहा, वहाँ कुछ पहले देखने को नहीं मिलता था। आज विकास की रास्ते खुली हुई है तो देखने को मिल रहा है। गरीब अपनी मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जी रहा है, तो आज देखने को मिल रहा है। डॉक्टर उपाध्याय, आप यहाँ स्टूडियो में बैठते हैं, इससे बढ़िया चंपारण जाइए, वहाँ लोगों का देखिए कि कितना सुखी है। आप बेवजह यहाँ टाइम खराब कर रहे हैं।
संजोग से सांसद महोदय मैं भी चंपारण का हूं और उन्हीं क्षेत्रों से हूं जिस क्षेत्रों में आज हालात हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। किसानों की क्या हालत है, गरीब लोगों की क्या हालत है। चलिए उन मुद्दों पर नहीं जाएंगे, अभी मुद्दे कुछ और हैं। मुद्दे जो हैं, पहला मुद्दा आपने लाभार्थी योजना के संदर्भ में बताया कि उसके कारण जो है सरकार जो है खर्च कर रही है, इसलिए जो है उसका बजट कम हुआ है। आप जानते हैं विजय जी, आप तो आपका कार्यक्रम ही है सत्य की विजय, तो सत्य ये है, सच्चाई ये है कि सरकार एक साल में 2021 का सिर्फ मैं डाटा देना चाहूँगा, 4,55,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल से ली। और जो लाभार्थी योजना है 2 साल में जो खर्च हुए हैं, ये जो गेहूं चावल बांट रही है उस पे मात्र 2.25 करोड़ रुपए, 2.25 लाख करोड़ रुपए। देखिए सिर्फ पेट्रोल डीजल का 1 साल का गैप और 2 साल के पूर्ति के बाद भी आधा पैसा बच रहा है सरकार का, पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि जनता के हित में ये डिसीजन होना चाहिए था। अभी सांसद महोदय ने बात रखी है, मैं कहता हूं कि वाद विवाद और चर्चा होनी चाहिए थी सदन में। हम तो कहते हैं सदन में सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दों पर मुझे नहीं लगता, मैं तो संसद में सदस्य नहीं हूं, आप तो 3 बार सदस्य के लोग बाहर आ जाते हैं हंगामा करके। नहीं, हंगामा करके बाहर नहीं आते हैं। जो टाइमिंग होती है, पहले हम लोगों ने नोटिस दिया था और महोदय जो है चेयरपर्सन, उन लोगों ने उस नोटिस को एक्नॉलेज नहीं किया। ज्वलंत मुद्दा जब भी होता है उस पर 1 घंटे की चर्चा शुरुआत में पहले होनी चाहिए थी। यही तो हम डिमांड कर रहे थे 267 रूल्स के अंतर्गत, रूल्स में है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, पहली बात। अंतिम बात आपने कहा कोरोना काल में आम आदमी की कहां से जेब बढ़ गई। जब यदि आपने कोरोना काल में सरकार की आमदनी घटी है तो आम लोगों की भी तो आमदनी 84% लोगों की आमदनी घट गई, 12 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया, 23 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे आ गए विजय जी। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, 30 लाख करोड़ रुपए, फिर से मैं शब्द दोहरा रहा हूं, 30 लाख करोड़ रुपए मोदी जी के 142 पूंजीपति मित्रों की संपत्ति उसी कोरोना काल के 1 साल में बढ़ी है। ये कैसे बढ़ गई? 1000 करोड़ रुपए प्रति रोज 2 मित्रों की प्रॉपर्टी बढ़ रही है। आम आदमी करा रहा है, परेशान है, उसके ऊपर आप जीएसटी की मार लगा रहे हैं। प्रोफेसर मेहरोत्रा कीजिए, सरकार ठीक है, आप चुनाव जीते हैं। अंतिम प्रश्न का उत्तर भी मैं दे देना चाहता हूं। चुनाव जीतना और लोगों को राहत देना दोनों अलग चीजें हैं। चुनाव किन मुद्दों पर लड़े जाते हैं और किन मुद्दों पर चुनाव जीते जाते हैं। सर जनता नाराज होगी तो वोट नहीं देगी ना, जनता नाराज होगी तो वोट नहीं देगी ना दुबे जी को। देखिए 2 चीजें हैं, वोट की राजनीति अलग है, लेकिन क्या वोट का मतलब यह है कि हम जनता के पॉकेट से जो है लूट मचा दें, जनता को जीने का अधिकार नहीं दे। प्रोफेसर मेहरोत्रा, जीएसटी की बात थोड़ा सा मुझे समझाइए कि क्या है। और दूसरा जो ये लाभार्थी योजना का जिक्र करते हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे, 10 किलो अनाज दे रहे, ये मैथमेटिक्स भी मुझे समझाइए कि क्या ये दुबे साहब 5 किलो अनाज बांट रहे हैं और पैसा जा रहा है किसी और की जेब से, तो फिर ये क्रेडिट उसको ले रहे हैं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी पड़ रही है। इस थोड़े से इस मैथमेटिक्स को भी मुझे समझाइए। ठीक। तो जीएसटी में निर्णय किस प्रकार होते हैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं, क्योंकि ये बात अभी तक बहुत अच्छी तरीके से साफ नहीं हुई है। जी देखिए, जो वोटिंग शेयर है जी, और वोट का जो अनुपात है वो 2/3 केंद्र सरकार का 2/3 और 1/3 जी, हाँ 1/3 और जी केंद्र का 1/3 है और राज्यों का मिला जुला करके 2 तिहाई है। अब ये आपको और हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि राज्य सरकारों में ज़्यादा सरकारें ऐसी हैं जो भाजपा की सरकारें हैं जी, तो वो 1 तिहाई और भाजपा की सरकारें मिला करके वो उनका 2 तिहाई वेट वो ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से जो भी ऑपोजिशन रहा होगा वो बाहर निकल करके चीफ मिनिस्टर्स तो अपनी बात कह ही रहे हैं जी, फाइनेंस मिनिस्टर्स की अपनी बात नहीं कह सकते, वो सीक्रेसी का कारण की वजह से वो तो बात साफ हो गई जी। अब मैं आपकी रिपोर्ट पे थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं कि आपकी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय कारण तो और कुछ राष्ट्रीय कारण भी आपने बताया कि ये मुद्रास्फीति दर इतनी क्यों बढ़ी हुई है, मगर एक बहुत बड़ा कारण आप भूल गए जी, जिस पे प्रकाश डालना निहायत जरूरी है, वो जिसकी ओर थोड़ा अजय उपाध्याय जी संकेत कर रहे थे, वो पेट्रोल और डीजल के टैक्सेस पे कितना कलेक्शन हो रहा है और ऐसी स्थिति में करा जा रहा है जब आमदनी कम हुई है।
तो जब आमदनी लोगों की कम हुई है, कोविड से पहले ही कम हो रही थी क्योंकि विकास दर में लगातार निरंतर कमी आ रही थी, और विकास दर में और कमी आई बल्कि घटत हुई, जिसकी वजह से प्रति व्यक्ति जो कंजम्पशन है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो प्रति व्यक्ति घटा हुआ है, 19-20 से भी कम अभी है। ऐसी स्थिति में आपको पैसे जेब में डालने चाहिए, आप पेट्रोल और डीजल से उलीच रहे हैं उनकी जेब से, तो ये ध्यान में रखना है। और ये बहुत बड़ा कारण है क्योंकि डीजल कॉस्ट इज एन इनपुट कॉस्ट इनटू एवरीथिंग एल्स, प्रोडक्ट्स जी। और एक आखिरी बात इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए जी, इसी सरकार ने 2015 में वेल्थ टैक्स को खत्म कर दिया। इसी सरकार ने 2019 में बजट में इलेक्शन से बिल्कुल पहले पर्सनल इनकम टैक्स की थ्रेशोल्ड बढ़ा दी, 2.5 लाख से 5 लाख कर दी, जिसकी वजह से करीब 75% लोग जो पर्सनल इनकम टैक्स देते थे वो टैक्स से बाहर हो गए। और फिर 6 महीने बाद कॉर्पोरेट टैक्स रेट इन्होंने 30% से घटा करके 25% कर दी। जो जेटली साहब कह रहे थे कि वो 2015 से 2020 के बीच में निरंतर करेंगे 1-1%, वो तो एक बार में कर दी इन्होंने। और उसकी वजह से 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, जिस कारण से इनकी आमदनी कम हुई। तो इसलिए पेट्रोल डीजल में ये भरपाई कर रहे हैं, जो ऐसे समय कर रहे हैं जिसमें आम आदमी की जेब खाली हो रही है। और जहां तक ये जो हम जीत रहे हैं इलेक्शन, हम आपके श्रोताओं को याद दिला दें कि उत्तर और पूर्वी उत्तर में तो आप इलेक्शन जीत रहे हैं, आप कौन से और देश के भाग में जीत रहे हैं? तो आप क्या सिर्फ क्योंकि कुछ प्रदेशों में, उत्तर के प्रदेशों में और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में कुछ इलेक्शन जीत रहे हैं और उनमें भी आपका वोट शेयर गिर रहा है, तो उसके आधार पे आप जो चाहिए अगर निश्चय निर्णय कर लीजिए। सतीश दुबे साहब, बिना सवाल के मैं आपसे जवाब चाहता हूं, जो प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा साहब ने कहा है कि ऐसा है कि हमने संतोष मल्होत्रा जी का भी बात मैंने सुना, संतोष जी का भी मैंने बात सुना। इसके लिए तो उचित प्लेटफॉर्म है लोकसभा राज्यसभा, जहां लोकतंत्र का बड़ा मंदिर है, जिसको प्रधानमंत्री जी तीर्थ यात्रा की जगह मानते हैं। तो वहां आप अपनी बात क्यों नहीं रखते हैं? वहां तो बात रखनी चाहिए ना, वहां तो अपनी बात विवाद में अपना समय देना चाहिए। और सदन चलाने के लिए एक नियमावली होती है कि सदन जब स्टार्ट होता है तो पहले क्या क्या करना पड़ता है, उसके बाद वाद विवाद का भी समय दिया जाता है। तो उसके लिए धैर्य रखना चाहिए ना, कि हो हल्ला करके सदन से बाहर आके आप दूसरा विषय मुद्दा बना रहे हैं, तो उसके लिए रखना जरूरी होता है ना। तो सदन में जाके अपने मुद्दा को रखें, वाद विवाद करें, सरकार तैयार है बात सुनने के लिए। सर एक चीज अंदर की बात मुझे बता, अजय जी आता हूँ आपके पास, सतीश जी को निकलना भी, एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ कि एक तो क्या आपके पास लोग नहीं आते, क्योंकि मैं जानता हूँ सतीश जी के पास सैकड़ों लोग मिलने आते हैं, तो क्या वो कभी नहीं कहते कि सर बहुत परेशान हो रहे हैं, महंगाई हो रही है? ये सब कहते बहुत आराम है प्रभु। और दूसरी बात, अंदर की बात बताना चाहे तो आप बता दें कि क्या आप खुद पार्टी की बैठक में नहीं बोलते कि ये क्या हो रहा है साहब, मेरे को लोगों से मिलना पड़ता है? ऐसा है हेलो जी ऐसा है कि देखिए, यहाँ जहाँ आप हमको बैठाए हैं, यहाँ लगभग 25 से 30 नौजवान साथी बैठे हुए हैं जी। ऐसा नहीं है कि हम एसी में बैठ के पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, आपके पास तो लोग बैठे रहते हैं ना, लोग हैं जी। और जितनी चिंता हम बोले ना आपसे, मैं तो वही तो बात बोल रहा हूँ, जितना चिंता हमारे अजय उपाध्याय जी को हो रहा है, उतनी चिंता जनता को नहीं है जी। जनता अपने काम में लगी है और प्रोपगंडा करने में केवल हमारे उपाध्याय जी जैसे लोग लगे हुए हैं, ठीक है ना। और इसका भी ऐसा नहीं है कि पार्टी में हम लोग अपनी इच्छा शक्ति के हिसाब से बात नहीं रखते हैं। जो भी बात होती है, बैठक होती है, तो उसमें हम लोग चर्चा करते हैं। बड़े नेता भी हम लोग से सुझाव अगर मांगते हैं तो हम लोग सुझाव भी देते हैं, और उस पर ई भी होता है। तो ऐसा नहीं है। और हम लोग सदन में भी बहस करने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे कांग्रेसी साथी कल समय मांगे
समय थोड़ा सा धैर्य रखें और वाद विवाद में भाग लें। आपको स्पीकर साहब आप का सुनते हुए बात बोले ही हैं जी, कि उन्होंने तो पिछले सत्र में ही समय दिया था, लेकिन ये लोग वाद विवाद नहीं कर पाया, वहां से वॉकआउट कर दिया। तो सदन इसके लिए पर्याप्त जगह है। कल बहस हो, परसों बहस हो, समय मांगे और समय मिलेगा, बहस करें, वहां रास्ता निकलेगा इसका। ठीक है अजय जी, छोटी सी कोई बात आप कहना चाहते हैं? लास्ट कमेंट मेरे पास। पहली बात की सदन के बारे में जो चर्चाएं हो रही है और जिस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाने की बात है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा नहीं होगा। ज्वलंत मुद्दों पर कैसे चर्चा होती है सदन के सभी सम्मानित सदस्य को भी पता है जी। और लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्षों को भी पता है। मुझे लगता है कि जो क्राइटेरिया के तहत कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने यह मांग की थी 267 के तहत इसकी चर्चा ठीक है, ताकि सरकार उस पर रिस्पॉन्सिबल होकर सदन में चर्चा हो जाए। देखो दुबे साहब भी तैयार हैं, स्पीकर साहब भी तैयार हैं, लेकिन दुबे साहब की बात है कि आप है ना दिल्ली से चंपारण तक भी जाए, वहां पर बहुत जवान बैठे हुए खुश है, आप मान नहीं रहे बात। मुझे लगता है विजय जी टीवी पे कहना अलग बात है, टीवी का जब वो हटा देंगे तो दुबे जी भी सच्चाई को समझते हैं, वो क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो चंपारण के लोगों में भी क्या दर्द होगा जब ये 5% जीएसटी जब देना पड़ेगा, 12% देना पड़ेगा, 18% देना पड़ेगा। उसके अलावा महंगाई से किस तरह लोग परेशान हैं। अब बताइए ना, पेन पर भी स्याही पर भी टैक्स लगेगा। ये तो पहली बार इस देश में ये वाकई नया युग आया है 2014 के बाद कि अब लोगों को टैक्स का पर्चा दिखाना होगा, तभी वो मानेंगे कि वो आजाद हुए हैं। ठीक है, आजादी का नया पर्चा। डॉक्टर उपाध्याय, वक्त मेरे पास इतना ही है। प्रोफेसर मेहरोत्रा और सतीश दुबे साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर मेहरोत्रा आपका धन्यवाद और उपाध्याय जी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला, हमारी चर्चा में शामिल हुए। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे सवाल पूछा था कि क्या महंगाई की वजह से आपकी थाली खाली हो रही है। इस पर 98% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट दिया है, वहीं 0.02% लोगों ने इसके खिलाफ बात की, इसके पक्ष में वोट नहीं दिया है। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, जनता का मन सुना और अब मेरी छोटी सी बात यानी विजय भी। महंगाई एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आमदनी की जेब पर हमेशा भारी पड़ता है। चेहरे की लाली कम होती थाली के साथ डल होती जा रही है। दूध के दाम, पनीर और आम आदमी की रीच से आउट ऑफ रीच होते जा रहे हैं। वो जो खाने की चटक थी वो कहीं भटक गई है। शाही पनीर, दाल मखनी, दही बड़ा बनाना तो आता है, लेकिन किचन की औकात सिर्फ दाल रोटी तक सीमित रह गई है। मन तो करता है कि रेडियो पर ये गाना बजाऊं, खाना खाऊं और सो जाऊं कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए, उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।